जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, खरपतवार चिकोरी निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों पहला ही कि खरपतवार चिकोरी निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो बात करें साथियों चिकोरी की, तो याद रखिएगा कांसनी। कांसनी का दूसरा नाम ही चिकोरी है। तो आप सभी लोग को पता होगा कांसनी किसका खरपतवार है। तो याद रखिएगा बरसीम का खरपतवार है और जो कि कांसनी को ही चिकोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, आप सभी लोगों को कांसनी तो पता है लेकिन चिकोरी नहीं पता है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरपतवार चिकोरी निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा बरसीम से। और कांसनी का दूसरा नाम क्या है, चिकोरी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी तरह बात करें साथियों कस्क्यूटा जिसे अमर बेल कहता है, उसका दूसरा नाम डॉडर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डॉडर किसका खरपतवार है, तब याद रखिएगा लूसर्न का। आपको यही याद रखना है कि अमर बेल का दूसरा नाम डॉडर है और जो कि कांसनी का दूसरा नाम चिकोरी है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही आपके एसटी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गन्ने की किस्म को उष्णकटिबंधीय भारत की प्रथम अद्भुत गन्ना के रूप में जाना जाता है। साथियों, शुगर केन कल्टीवेशन से यदि क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस गन्ने की किस्म को उष्णकटिबंधीय भारत की प्रथम अद्भुत गन्ना के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा CO 419। कौन सा हो जाएगा, CO 419। तो साथियों यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो कि गन्ने की अद्भुत प्रजाति कौन सी होती है। तो याद रखिएगा CO 419 हो जाती है। बात करें इन तीनों वैरायटी की तो ये तीनों जो कि शुगर केन की ही वैरायटी हैं, लेकिन जब भी बात करेगा गन्ने की अद्भुत वैरायटी कौन सी होती है तो CO 419 हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र NRCSS कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी की UPT एग्जाम में अनुसंधान संस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बात करें राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा अजमेर राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है, अजमेर राजस्थान में स्थित है। बात करें लखनऊ की तो आप सभी लोग को पता होगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा जो किसी अन्य पौधे पर उगता है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह पौधा जो किसी अन्य पौधे पर उगता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा एपीफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीफाइट कहते हैं। और आइए अन्य के बारे में समझते हैं कि किसे क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से शायद आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वे पौधा जो अन्य पौधे के ऊपर उगते हैं उसे एपीफाइट कहते हैं। और बात करें जो कि लिथोफाइट की, तो देखिए ऐसे पौधे जो पत्थरों यानी कि स्टोन पर उगते हैं उसे लिथोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो ऐसे पौधे जो अर्थ यानी कि धरती पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेरेसियल। और बात करें जो कि पिस्मोफाइट की, तो ऐसे पौधे जो सैंड और ग्रेवल्स वाली मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पिस्मोफाइट कहते हैं। और बात करें साथियों पेट्रोफाइट की, तो ऐसे पौधे जो रॉक्स पर उगने में सक्षम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेट्रोफाइट कहलाते हैं। तो ये सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप याद रखिएगा। बात करें एपीफाइट की, तो ऐसे पौधे जो अन्य पौधे पर उगते हैं लेकिन पोषण नहीं करते हैं कहलाते हैं एपीफाइट।
लिथोफाइट, आप सभी लोगों को पता होगा लिथोस्फीयर क्या होता है। तो ऐसे पौधे जो पत्थरों पर उगते हैं वो लिथोफाइट कहलाते हैं। टेरेसियल की बात करें तो ऐसे पौधे जो धरती पर उगते हैं वो टेरेसियल कहलाते हैं। बात करें फॉस्मोफाइट की तो ऐसे पौधे जो सैंड और ग्रेवल्स वाली मिट्टी पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, पस्मोफाइट कहलाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में क्राउन गॉल किस रोगजनक के कारण होता है। बात करें साथियों सेब में क्राउन गॉल रोग की कि किस रोगजनक के कारण होता है तो याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेंसियस के कारण होता है। किसके कारण होता है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेंसियस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन एकर किस फसल की किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन एकर किस फसल की एक किस्म हो जाती है तो याद रखिएगा कैबेज की। पत्ता गोभी की एक किस्म आती है कौन, गोल्डन एकर। और बात करें अन्य जो कि किस्मों की तो आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगेती किस्में। पत्ता गोभी की अगेती किस्में कौन कौन सी होती हैं तो गोल्डन एकर, कोपनहेगन मार्केट, प्राइड ऑफ इंडिया और पूसा अगेती। ये सभी कौन सी हैं, अगेती किस्में हैं। और संकर किस्मों की बात करें तो पूसा ड्रमहेड, पूसा मुक्ता और पूसा रेड। ये सभी जो कि पत्ता गोभी की किस्में हैं। इन सबको आप याद रखिएगा, अगेती और संकर ना ही सही लेकिन इस सबको याद रखिएगा। गोल्डन एकर, कोपनहेगन मार्केट, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा ड्रमहेड, पूसा मुक्ता और पूसा रेड, ये सभी जो कि पत्ता गोभी की किस्में हो जाते हैं। बात करें साथियों पत्ता गोभी की जो कि कौन सा भाग खाया जाता है तो याद रखिएगा हेड खाया जाता है। और फूल गोभी की बात करें तो कड़ खाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं गुलाब में। बात कर रहा है कि गुलाब में निम्नलिखित में से कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं तो याद रखिएगा विंटरिंग एंड डीशूटिंग, पिचिंग और डिफोलिएशन, डिसबडिंग और बेंडिंग। तो ये सभी क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि गुलाब में जो कि विंटरिंग और डीशूटिंग भी किया जाता है, पिचिंग और डिफोलिएशन भी किया जाता है, डिसबडिंग और बेंडिंग भी किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन के अंदर की सतह पर लेकर गोल्डन रंग की एनामेल की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो बदरंग होने से बचाती है क्या कहलाती है तो याद रखिएगा लेकरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, लेकरिंग कहलाती है। देखिए साथियों कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर जो कि क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, बस हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। क्या बात किया हुआ है, टिन के अंदर जो टिन के अंदर सामान रखे होते हैं उसके अंदर जो कि एक परत चढ़ाई गई होती है उसे ही क्या कहते हैं तो देखिए यहाँ बोला है सतह पर लेकर, लेकर की बात किया हुआ है कि परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो लेकरिंग कहलाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTS जिसे फुल फॉर्म कहते हैं रेडी टू सर्व, पेय में पाए जाने वाले TSS का प्रतिशत क्या होगा। बात करें साथियों रेडी टू सर्व पेय में पाए जाने वाले TSS का प्रतिशत क्या होता है तो याद रखिएगा 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। और आइए साथियों अन्य के TSS के बारे में समझते हैं क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में फ्रूट प्रिजर्वेशन में TSS से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए एक तरफ जो कि फूड दिया गया है और दूसरी तरफ उसका TSS दिया है। जिसमें फ्रूट सिरप की बात करें तो उसमें TSS कितना होता है, 65% होता है। ऑरेंज एंड पाइन एप्पल नेक्टर की बात करें तो TSS 15 होता है। स्क्वैश की बात करें
तो 14% हो जाता है। मार्मलेट की बात करें तो 65% और सॉस की बात करें तो 25%। साथियों, ये जो कि चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से एक शायद आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जब भी बात करें रेडी टू सर्व में TSS कितना होता है तो 10% हो जाता है। स्क्वैश की बात करेगा, स्क्वैश में TSS कितना होता है तो याद रखिएगा 40% हो जाता है। सॉस की बात करेगा, जैसे टमाटर सॉस आता है उसका जो कि TSS बात करेगा 25% होता है। मार्मलेट का 65% हो जाता है। फ्रूट सिरप की भी बात करेगा तो 65%। ऑरेंज और पाइन एप्पल नेक्टर की बात करेगा तो याद रखिएगा 15% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की वह इकाई जो पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन करने में सक्षम होती है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA की वह इकाई जो पुनर्संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन करने में सक्षम होती है उसे क्या कहते हैं तो याद रखिएगा रिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉन कहते हैं। साथियों, आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुल 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं DNA से संबंधित। तो बात करें बेंजर नामक वैज्ञानिक ने सन 1957 में जीन की फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो कि बैक्टीरियोफेज पर अध्ययन करते हुए 3 महत्वपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत किया। वो 3 महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से थे? रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो है कि बैक्टीरियोफेज की 3 महत्वपूर्ण शब्द रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन को किसने दिया था? तो बेंजर ने दिया था। कब दिया था? सन 1957 में दिया था। जिसमें से पहला है रिकॉन। रिकॉन क्या होता है? ये जीन के अंदर की वो सबसे छोटी इकाई होती हैं जिनके बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि जो कि किस जीन के बीच जो कि रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो होता है रिकॉन। बात करें म्यूटॉन की कि म्यूटॉन किसे कहते हैं तो यह जीन के अंदर की सबसे छोटी इकाई है जो म्यूटेंट फिनोटाइप या म्यूटेशन को जन्म देती है। देखिए साथियों, बात क्या हुआ है म्यूटॉन की, और म्यूटॉन क्या कार्य करता है तो यह जो कि म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि उत्परिवर्तन को जन्म देता है। तो एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि जो है कि DNA की वह कौन सी संरचना है जो कि म्यूटेशन को जन्म देती है तो कौन सा हो जाएगा? म्यूटॉन हो जाएगा। अब बात करें सिस्ट्रॉन की, तो सिस्ट्रॉन को भी याद रखिएगा। सिस्ट्रॉन जो कि यह एक जीन की सबसे बड़ी उप इकाई होती है और इसे यूनिट ऑफ फंक्शन कहा जाता है। क्या कहता है? यूनिट ऑफ फंक्शन कहा जाता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों से क्वेश्चन ही बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो कि रिकॉन है, ये जीन के अंदर कि वो सबसे छोटी इकाई होती है जिनके बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। आपको ये याद रखना है, रिकॉन के जो कि अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉन रिकॉम्बिनेशन आर रिकॉन रिकॉम्बिनेशन। बात करें म्यूटॉन की तो याद रखिएगा, म्यूटेन या जीन के अंदर की सबसे छोटी इकाई होती है जो म्यूटेंट फिनोटाइप या फिर म्यूटेशन को जन्म देती है। तो म्यूटॉन म्यूटेशन को जन्म देती है। आसान है याद करने में भी यदि क्वेश्चन को आप समझे हैं तब। और सिस्ट्रॉन की बात करें तो इसे जो कि यूनिट ऑफ फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से अनुकूलन न होने वाली किस्म से रोग प्रतिरोधक गुण को व्यावसायिक किस्म में स्थानांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त सुधार विधि कौन सी है? बात करें साथियों, पूरी तरह से अनुकूल न होने वाली यानी कि अनुकूल नहीं है किस्म से रोग प्रतिरोधक गुण को व्यावसायिक किस्म में स्थानांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त सुधार विधि कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, बैक क्रॉस मेथड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बैक क्रॉस मेथड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण के लिए पुष्पों का बाध्यकरण किस स्थिति में आवश्यक होता है? बात करें हाइब्रिडाइजेशन के लिए पुष्पों का बाध्यकरण जो कि किस स्थिति में आवश्यक होता है तो बात करें मेल स्टेराइल प्लांट्स की।
तो साथियों इनमें जो है कि पॉलन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये मेल स्टेराइल होते हैं, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया हो ही नहीं सकती है। बात करें सेल्फ इनकॉम्प्लीमेंट्स प्लांट्स की, आत्म असंगत पौधे, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जनन की क्षमता तो होती है लेकिन बीज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो जो कि सेल्फ इनकम्प्लीट प्लांट्स कहलाते हैं। तो इनसे भी जो कि पॉलिनेशन यानी कि संकरण की क्रिया नहीं हो सकती है। और डायोसियस प्लांट्स की बात करें तो इनमें मेल फीमेल जो होता है वो अलग अलग पौधे पर उपलब्ध होता है, तो उनमें जो कि संकरण के लिए बाध्यकरण करना ही नहीं पड़ता है। तो अब कौन सा बच गया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो कि हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए पुष्पों का बाध्यकरण जो कि सेल्फ पॉलिनेशन की स्थिति में आवश्यक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की भौतिक विशेषता गतिशील नहीं होती है। बात किया हुआ साथियों, मिट्टी की कौन सी एक ऐसी भौतिक विशेषता होती है जो गतिशील नहीं होता है। तो बात करें सॉइल टेक्सचर की, तो आप सभी लोग को पता होगा सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों जो कि सॉइल के भौतिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिन्हें कभी भी परिवर्तित नहीं किया सकता है, यानी कि ये गतिशील नहीं होते हैं। यदि सॉइल स्ट्रक्चर होता तो वो तो गतिशील हो सकता है, लेकिन सॉइल टेक्सचर कभी गतिशील नहीं हो सकता है। बाकी बात करें सॉइल क्रस्टिंग की, तो मिट्टी पर पपड़ी जमना, यह जो कि सूखे और गीले की स्थिति में होता है, तो सूखे की स्थिति आती है तो पपड़ी जम जाती है जो कि जुताई के माध्यम से सही हो जाती है। बात करें कॉम्पैक्शन यानी कि संपीड़न की, तो जो कि फार्म पे बड़े बड़े वाहन ट्रैक्टर चलने से धीरे धीरे मृदा जो कि कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिसे जुताई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और कंसिस्टेंसी की बात करें स्थिरता, तो ये भी मृदा में नमी और उचित वातावरण के कारण स्थिरता हो जाती है, जिसे भी जुताई के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सॉइल टेक्सचर को कभी भी ठीक नहीं किया सकता, यानी कि उसे बदला नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श मिट्टी में खनिज पदार्थ द्वारा घिरा गया आयतन कितने प्रतिशत के बीच होता है। बात करें कि जो आदर्श मिट्टी होती है उस मिट्टी में खनिज पदार्थ द्वारा घिरा गया आयतन कितने प्रतिशत के बीच होता है। तो साथियों देखो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। आप सभी लोगों को पता होगा सॉइल स्ट्रक्चर में 25% एयर होता है, 25% वाटर होता है, और बात करें 45% क्या होता है जो कि मिनरल मैटर होता है, और 5% जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो बात क्या हुआ है, आदर्श मिट्टी में खनिज पदार्थ द्वारा घिरा गया आयतन कितने प्रतिशत के बीच होता है। तो याद रखिएगा 45 से 55% के बीच होता है। किसके प्रतिशत के बीच होता है, 45 से 55% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण रॉक फास्फेट को किसके साथ अवक्रिया कराकर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के, किसे H2SO4 के साथ अवक्रिया कराकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट में होता है, रॉक फास्फेट में कितना जो है कि P2O5 होता है। तो याद रखिएगा 20 से 40% होता है। रॉक फास्फेट में 20 से 40% जो कि P2O5 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम ब्याज दर पर जब LM वक्र क्षैतिज रेखा होता है तब उत्पन्न होने वाली स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा तरलता जाल कहलाती है। क्या कहलाती है, तरलता जाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन TPP वक्र का झुकाव बिंदु होता है तब अधिकतम होती है, क्या अधिकतम होती है। याद रखिएगा जो कि MPP अधिकतम होती है। जैसे साथियों देखिए ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, जिसे किसने दिया था, कॉव डगलस ने दिया था। तो इसमें होता है रेशनल जोन, इरेशनल जोन, ये दो प्रकार के जोन होते हैं, जिसमें जो कि ये जो कि TPP होता है और यहाँ पे जो कि
पीपी होता है, जिसमें यहाँ से ये निकलता है और जो कि पहले प्रोडक्शन फंक्शन कर्व के पास आता है, फिर जो कि एमपीपी नीचे की तरफ आता है जहाँ पे इसका मान होता है 0 और यहाँ पहले पे इसका मान होता है +1 और दूसरे पे यहाँ इसका मान होता है -1 और तीसरे पे होता है 0। तो ये होता है रेशनल जोन और ये सेकंड होता है इरेशनल जोन और सबसे ऊपर होता है टीपीपी और सबसे नीचे होता है एमपीपी। तो बात किया हुआ है जब कुल उत्पादन टीपीपी वक्र झुकाव बिंदु होता है तब अधिकतम होता है, क्या होता है, एमपीपी होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय दरों को बाजार के सभी हिस्सों में एक समान बनाए रखने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आर्बिट्राज का यूज़ किया जाता है। किसका? आर्बिट्राज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट। प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए एक ऐसा वातावरण डिजाइन और बनाए रखना जिससे वे चुने गए लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें, तो वो क्या कहलाता है? वो मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी विद्यालय है या फिर कंपनी चल रही है तो वो कैसे चलती है? मैनेजमेंट से ही चलती है, जिनमें गोल निर्धारित होता है कि कर्मचारियों को कितना काम करना है, कैसे काम करना है, जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सके। उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए जो कि मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों यदि ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि मृगल का वैज्ञानिक नाम होता है क्रिस्टस मृगला। क्या होता है? क्रिस्टस मृगला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मादा जो अभी तक बछड़ा नहीं दे चुकी है उसे क्या कहते हैं? तो वह मादा जो अभी तक बछड़ा नहीं दे चुकी है उसे कहा जाता है हाइफर कहता है। क्या कहता है? हीफर कहता है। यहाँ पे हीफर नहीं, हाइफर नहीं, हीफर होगा। तो आइए अन्य के बारे में समझते हैं, जो कि हीफर किसे कहते हैं और हीफर काल्फ किसे कहते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि एक फीमेल काल्फ जो 1 ईयर से कम उम्र की है, जब उम्र 1 साल से भी कम होगा तो हीफर काल्फ कहा जाएगा, और जब एक फीमेल एनिमल जो अभी तक काल्विंग नहीं कर चुकी है उसे हीफर कहा जाएगा। हीफर कब कहा जाएगा? जब वह बच्चा नहीं दे चुकी है। और हीफर काल्फ कब कहा जाएगा? तो जब वह 1 साल से कम उम्र की होती है उसे बछड़ी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टोसिया शब्द किससे संबंधित है? बात करें डिस्टोसिया शब्द की तो याद रखिएगा डिफ़िकल्ट बर्थ इन एनिमल को कहता है। किसे कहता है? डिफ़िकल्ट बर्थ इन एनिमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा मॉडल इंटरनेट पर हार्डवेयर संसाधन प्रदान करती है? तो कौन प्रदान करती है? याद रखिएगा जो कि IaaS करती है। कौन करती है? IaaS करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर सांख्यिकी कंप्यूटिंग और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोगी है? तो कौन सी होती है? आर हो जाती है। कौन सी होती है? आर हो जाती है। और साथ ही याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो आर ही है। और जावा भी हो जाता है और जो है कि C++ भी हो जाता है। तो जब भी पूछे कि आर किसके निर्माण की एक भाषा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण की भी एक भाषा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर का प्रकार है जो उपयोगकर्ता डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और पहुंच बहाल करने के लिए भुगतान की मांग करता है? तो वो कहलाता है रैनसमवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? रैनसमवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट अधिकांश टेक्स्ट संपादन अनुप्रयोग में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा Ctrl+A हो जाता है। Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट, Ctrl+L मतलब
सेब होता है। कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस भी मतलब पेस्ट होता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो याद रखिएगा सन 1994 ईस्वी में गठित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग जो कि 1994 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऋण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हरियाणा से सटे हुए हैं? तो याद रखिएगा कुल 6 ज़िले जो कि हरियाणा से सटे हुए हैं। क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में स्थित है। बिल्कुल सही है। एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष और महिला खेल कॉलेज लखनऊ में स्थित है। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो साथियों, ये रहा आप सभी के कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के ST एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।